बस्ती में एक लड़का पकड़ा गया है जिसके मोबाइल में 300 लड़कियों की फ़ोटो मिली है। शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। एक लड़के ने 300 लड़कियों को लव जिहाद में ट्रैप किया। इसके पहले मथुरा में एक ऑटो चालक को 23 लड़कियों की फ़ोटो मिली थी। क्योंकि लव जिहाद अपने आप में एक अच्छा खासा प्रोफेशन हो चुका है, अलग अलग हिसाब से उनको पैसे मिल रहे हैं। तो लव जिहाद का जो एपी सेंटर है वो क्या है? मदरसा। धर्मांतरण का एपी सेंटर क्या है? मदरसा। घुसपैठियों को बसाने की, उनको रखने की जो पूरा सेंटर क्या है वो है मदरसा। अगर आप सोचें कि जो हमारे लिए बड़े खतरे हैं उसका केंद्र कहाँ है, कहाँ से ब्रेन वॉशिंग हो रही है, कहाँ से उनको टीचिंग मिल रही है, कहाँ से वो उनको फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ से उनको लाभ मिल रहा है, वो है मदरसा। मदरसा में बड़ी मात्रा में विदेशों से फंडिंग आ रही है, इसलिए मदरसे दिन दूनी रात चौगुनी खुलते चले जा रहे हैं। मुगल लगभग यहाँ 1000 मदरसा खुलवा के गए थे। आज की डेट में भारत में लगभग 3.25 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास मदरसे हो चुके हैं। मदरसे क्यों खुल रहे हैं? फंडिंग आ रही है। धर्मांतरण क्यों हो रहा है? पैसा मिल रहा है। भाई प्रोफेशन है, जैसे किसी के लिए डॉक्टरी प्रोफेशन है, किसी के लिए टीचिंग प्रोफेशन है, किसी के लिए धर्मांतरण प्रोफेशन है, पर फैमिली उनको पैसा मिलता है। किसी के लिए लव जिहाद प्रोफेशन है क्योंकि उसको पर लड़की ट्रैप करने के बाद पैसा मिलता है। मथुरा में एक ऑटो चलाने वाला था जो स्कूल में बच्चियों को ऑटो से घर से स्कूल पहुंचाता था, उसको 2 लाख रुपए पर गर्ल्स पर बेटी मिल रहा था। तो उसने 23 बेटियों को ट्रैप किया और उसके बाद में घर से उसने एडमिट किया। हाँ, हमको 40 लाख रुपए अब तक मिल चुके हैं। तो ये बड़ा, अब ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा क्यों आ रहा है? पैसा एक तो इसलिए आ रहा है कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, मदरसा आर्टिकल 30 में पड़ा हुआ है। दूसरा, कांग्रेस के कानून है 2012 का, माननीय प्रांत कारवाजी जानते हैं उसको, जो भी यहाँ पे उससे होंगे सबको पता है कि FCRA कानून बना था। जैसे अंग्रेज़ों ने 100% कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया या लूटने बांटने के लिए बनाया। कोई अंग्रेज़ का कानून हमें अच्छा लगता है तो ठीक है, वो फ़ायदा हो गया किसी कारण से, लेकिन उनकी कोई मंशा नहीं थी। जैसे ट्रेन उन्होंने उस रूट पे चलाई जहाँ से उनको खनिज उठाना था, या तो रेलवे ट्रैक वहाँ बनाया जहाँ विद्रोह ज़्यादा हो रहा था। उन्होंने हमें चलने के लिए कोई ट्रेन रेलवे लाइन नहीं बनाई थी। रेलवे लाइन 2 ही जगह बनाई गई, जहाँ खनिज ज़्यादा अच्छा था वहाँ से उठा के उसको समुद्र तक ले जाना था, वहाँ से ले जाना था, या दूसरा उनको कहाँ से करना, जहाँ विद्रोह ज़्यादा हो रहा था, विद्रोह दबाने के लिए उनको पुलिस पहुँचानी थी, इसलिए वहाँ उन्होंने ट्रैक बना दिया। सिमिलरली 2050 के बाद लगभग 1950 के बाद लगभग 50 से ज़्यादा कानून बनाया कांग्रेस ने, और वो बड़े प्लान्ड वे में, नाम प्यारा रखा लेकिन काम ठीक उल्टा। जैसे नाम रखा पूजा स्थल कानून, सुनने में लगता है अच्छा पूजा स्थल, इसका मतलब हमारे पूजा स्थलों के रखरखाव के लिए होगा, कोई अच्छा सा कानून होगा, लेकिन काम क्या था उसका? काम यह है कि अयोध्या के अलावा और कोई मुद्दा कोर्ट में चलेगा ही नहीं। नाम रखा FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम से ऐसे लगता है कि विदेशों से जो फंडिंग आ रही है उसको कुछ कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। नहीं, वो कानून बनाया गया भारत में माओवादियों को, नक्सलियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को जो पैसा आ रहा है उस पर कोई जांच ना हो, कोई छापा ना हो, ED कुछ कर ना पाए, CBI कुछ ना कर पाए, उसको लीगलाइज करने के लिए बनाया गया। ऐसे 1950 के बाद कांग्रेस ने, वो नेहरू जी के समय भी, इंदिरा के समय में भी, राजीव गांधी के समय में भी, नरसिम्हा राव के समय में भी, मनमोहन जी तक, लगातार ऐसे 50 से ज़्यादा कानून बनाए गए। जब तक वो कानून खत्म नहीं होंगे, उसमें से लगभग 25 कानूनों को मैं हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुका हूँ, उन कानूनों का इफेक्ट क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो हमें पता नहीं चल रहा है जन सामान्य को, लेकिन कैसे हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, कहीं उस पर भी हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। 2 विषय, संविधान की ठीक से व्याख्या हो जाए, दूसरा विषय अंग्रेज़ी कानूनों के साथ साथ कांग्रेसी कानून इस देश से हटें, उनका इफेक्ट क्या है ये हमें चिंतन कर लें। हम डॉक्टर से नहीं डरते, हम डरते हैं ऑपरेशन से। ध्यान से सोचिए, हम डॉक्टर से नहीं डरते, हम डरते हैं चीरे से कि चीरा लगेगा। और दूसरा, इसका दूसरा पहलू यह है कि डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, बीमारी ठीक करती है दवाई, बीमारी ठीक करता है इंजेक्शन, बीमारी ठीक होती है सिरप से, बीमारी ठीक होती है वैक्सीन से। तो जब तक कांग्रेसी दवाई चल रही है हमें इसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा, हमें इसके दुष्परिणाम दिखते रहेंगे। डॉक्टर हमारे हैं लेकिन दवाई कौन सी है? कांग्रेसी। तो वो कांग्रेसी दवाई बड़े प्लान में बनाई गई है, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें डिवाइड करने के लिए, हमें लूटने के लिए, हमें बांटने के लिए।
चाहे 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट हो, चाहे 1995 का वक्फ एक्ट हो, चाहे 2004 का माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट है जिसमें देश भर की कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया, जामिया को, AMU को, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को घोषित कर दिया। चाहे वो 2012 का अमेंडमेंट आया राइट टू एजुकेशन में, 2012 में कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदला। पहले जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था तो ये था कि भैया जहाँ भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे वहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होगा। लेकिन 2012 में एक अमेंडमेंट लाके पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के कहने पे उन्होंने मदरसे को उससे बाहर निकाल दिया। बैलेंस करने के लिए उन्होंने गुरुकुल को भी बाहर निकाल दिया। ऐसे एक के बाद 2005 में एक जजमेंट आया कि बाल पाटिल केस है, बड़ा फेमस केस है, जिसमें जस्टिस धर्माधिकारी ने वो जजमेंट लिखा है 3 जजों की बेंच ने कि साहब इस देश में जितने जल्दी हो सके माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए। हमारा विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, रिलीजन के आधार पर हुआ। अगर हम रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी देखते रहेंगे तो हमारे लिए नेक्स्ट डिवीज़न की फाउंडेशन तैयार करेगा। 2005 का जजमेंट है 3 जजों की बेंच का। और 2006 में अलग से पहली बार माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दी गई। 5 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करो, 6 में पहली बार माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई। फिर जैन को बाद में माइनॉरिटी घोषित कर दिया। आज की डेट में जो हिंदू और बौद्ध वाला झगड़ा शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग, अभी 4-5 दिन पहले ही एक जाट ने पिटीशन फाइल कर दिया कि भैया काम करो, हमको माइनॉरिटी घोषित कर दो। जानते हैं क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी बनते ही आप सामान्य रूट से एक अलग, मतलब एक हाईवे के पैरेलल में आपकी एक अलग से रोड मिल जाती है, और जो हाईवे है उस पर बहुत बार टोल है, और आप वाली जो माइनॉरिटी वाले रोड है उस पर कोई टोल नहीं है, तो आपकी गाड़ी फास्ट चलने लगती है। दुष्परिणाम कैसे हो रहा है? मैं हिंदू हूँ, मैं एक कॉलेज स्कूल खोलता हूँ 12वीं तक का, तो 12वीं तक का स्कूल खोलना है तो हमारे लिए टर्म्स कंडीशन अलग है। हम 5 एकड़ ज़मीन चाहिए, एक साइंस की लैब के लिए अलग कमरा बनाना पड़ेगा, एक जो है कल्चरल अलग कमरा बनाना पड़ेगा, प्रधानाध्यापक का एक अलग कमरा बनाना पड़ेगा, 8 टीचर रखने पड़ेंगे, एक क्लर्क रखना पड़ेगा, एक चपरासी ये हमारे लिए एक अलग टर्म्स कंडीशन है। लेकिन जैसे मैं हिंदू से बौद्ध बन जाऊँगा और फिर हम स्कूल खोलेंगे, हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं, हमारी पूरी कंडीशन खत्म हो गई। अब मन करे हम 2 टीचर से काम कर लें, चपरासी रखें ना रखें, क्लर्क रखें ना रखें, कुछ न करें। मैं हिंदू हूं तो मुझे 25% फ्री में बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे ऊपर लागू होगा। अब 25% फ्री में, एक तो पहली बात तो हमने कॉलेज बनाया 50 करोड़, या स्कूल बनाया 25 करोड़ रुपए खर्च करके, सारी कंडीशन हमारे लिए दुनिया भर की है। ऊपर से 25% सीट फ्री में भी देना है। मैं बौद्ध बन जाऊंगा तो मुझे 25% सीट फ्री में नहीं देना है। चूंकि मैं हिंदू हूं, 25% सीट फ्री में हमें देना पड़ रहा है, तो मैं अपनी फीस ज़्यादा रखूंगा। मैं बौद्ध बन जाऊंगा, मुझे फ्री में नहीं देना है, तो मैं कम फीस रखूंगा। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ नहीं जाएंगे, हमारे दूसरे वाले स्कूल में बगल में चले जाएंगे। ये जो जितने मिशनरी के स्कूल जो चलते हैं जहाँ फीस कम होती है, उस फीस कम होने का सबसे बड़ा कारण ये है वो राइट टू एजुकेशन, वो जो माइनॉरिटी में चल रहे हैं वो राइट टू एजुकेशन दायरे से बाहर चल रहे हैं, इसलिए वो कम फीस में भी सर्वाइव कर लेते हैं। हम ज़्यादा फीस में भी सर्वाइव नहीं कर पाते, हमारे स्कूल बंद होने के कगार पर हो जाते हैं। एक तो उनका सेल्फ सस्टेन मॉडल है। सेल्फ सस्टेन मॉडल कैसे? 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था लैंड एक्विजिशन एक्ट, और लैंड एक्विजिशन एक्ट करके उन्होंने देश भर में लगभग 40 लाख एकड़ ज़मीन बांट दिया था चर्चेज मिशनरीज को। चाहे आप दिल्ली की सिविल लाइन, पूरे देश भर में जो सिविल लाइन बनी है वो 1894 वाले कानून से बनी है। तो फ्री में उन्होंने ज़मीन बांट दिया, उनके पास ज़मीनें पर्याप्त हैं। 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है। अब वो क्या कर रहे हैं? उनको लगता है कल को यार कोई सरकार आए हमारी ज़मीन वापस न ले, क्योंकि लीज तो पूरी हो गई है। तो वो सारी सिविल लाइन में ज़मीनों की प्लॉटिंग कर रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी पे बेच रहे हैं। सिविल लाइन की अगर 5 बिस्वा ज़मीन बेच दिया तो कम से कम 10 करोड़ की बिक जाती है। 10 करोड़ सिविल लाइन की ज़मीन से उठाया और 20 किलोमीटर दूर जाके 10 एकड़ ज़मीन खरीद लिया उसी सिविल लाइन वाले पैसे से। और जब वो ज़मीन वहाँ उनकी हो गई सिविल लाइन के पैसे से, फिर 5 बिस्वा बेचा और जाके फिर वहाँ बढ़िया स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया। माइनॉरिटी के अंतर्गत उनको कंडीशन उनके पास कोई है नहीं कि भैया तुम्हें ये फॉलो करना है। क्राइटेरिया उनके पास कोई उनके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। 25% रिजर्वेशन उनके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। बना बनाया स्कूल सिविल लाइन की ज़मीन की प्लॉटिंग बेच के बन रहा है। तो हम उनके साथ सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका सेल्फ फाइनेंस्ड मॉडल है, पैसा उनके पास सिविल लाइन की ज़मीन का है, दूसरा उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो समाधान इसका यही है, या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म हो जाए पूरी तरीके से, और या माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। माइनॉरिटी यूएन की एक डिफिनीशन है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। ऐसा समूह जिसका सामाजिक रूप से कोई वजूद न हो, आर्थिक रूप से कोई वजूद न हो,
और संख्या में नगण्य हो उसको कहते हैं माइनॉरिटी। यूएन की यही परिभाषा उठा के एक मिस्टर बाल पाटिल थे, नाम तो उनका पाटिल है, एक्चुअली वो जैन थे, वो चले गए महाराष्ट्र मुंबई हाईकोर्ट। मुंबई हाईकोर्ट बोले साहब देखो मैं तो जैन हूँ, और यूएन की डेफिनेशन कह रही एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर पॉपुलेशन। तो हम तो साहब संख्या में बहुत नगण्य हैं, हमारे सांसद विधायक भी बहुत कम हैं, तो हमको आप जैन हैं, हमको माइनॉरिटी घोषित कर दो। मुंबई हाईकोर्ट ने 1999 में उनकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि साहब देखो आप संख्या में भले नगण्य हो, लेकिन आपका एक सामाजिक वजूद है, आपका एक आर्थिक वजूद है, आपका राजनीतिक वजूद हम चल तो मानते हैं कि आप सांसद विधायक नहीं जिता सकते अपने दम पे, लेकिन आपका आर्थिक वजूद भी है, इसलिए आपको अल्पसंख्यक घोषित नहीं करेंगे। और वही फिर 1999 में सुप्रीम कोर्ट में आए, जब 2005 में उसका जजमेंट आया, जिसमें बाल पाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। तो पहला ये, या तो ये खत्म हो जाए, दूसरा या तो ये मरा हुआ सांप हो जाए। मरा हुआ सांप करने का एक ही तरीका है, मदरसा आर्टिकल 30 से आर्टिकल 26 में चला है, जिससे इनकी फंडिंग भी चेक हो, इनका वो भी हो। और तीसरा माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए गाइडलाइन बन जाए। इतना काम हो जाए, शायद एक हमारे लिए एक बड़ा लैंडमार्क हमारे लिए अचीवमेंट हो जाएगा।